हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल जी के लोना स्टडी पर। दोस्तों आज हम करने वाले हैं राजस्थान बीएसटीसी 2010 का जो पेपर है उसके जो शिक्षण अभिरुचि का पार्ट है वो हम करने वाले हैं। शिक्षण अभिरुचि के अंदर जो 50 प्रश्न पूछे गए राजस्थान बीएसटीसी 2010 के अंदर वो प्रश्न हम करने वाले हैं। तो 1 नंबर प्रश्न आज का हमारा, शिक्षक को अपने विषय का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए क्योंकि इस प्रकार शिक्षक है उसे अपने विषय का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? वह समाज में सम्मान प्राप्त करता है, वह योग्य शिक्षक बन जाता है, उसे भाषा का ज्ञान हो जाता है। इसके अभाव में वह अपने छात्रों के मस्तिष्क को प्रखर नहीं बना सकता। तो दोस्तों शिक्षक को अपने भाषा पर पूर्ण ज्ञान होना चाहिए क्योंकि अगर उसे अपनी भाषा का पूर्ण ज्ञान है तो वह एक योग्य शिक्षक बन जाता है। तो 2 नंबर ऑप्शन है वो हमारा सही हो जाएगा। और 2 नंबर प्रश्न है, योग्य शिक्षक को भाषा पर अधिकार होना चाहिए। योग्य शिक्षक है उसको अपने भाषा पर अधिकार होना चाहिए। भाषा योग्य शिक्षक बनाती है, भाषा विषय का ज्ञान कराती है, भाषा विधियों का ज्ञान कराती है। भाषा के द्वारा वह अपने विचार छात्रों के समक्ष आसानी से रख सकता है। तो दोस्तों योग्य शिक्षक है उसको भाषा पर अधिकार होना चाहिए क्योंकि भाषा के द्वारा वह अपने विचार छात्रों के समक्ष आसानी से रख सकता है। इसलिए योग्य शिक्षक को भाषा पर अपना अधिकार होना चाहिए। तो डी नंबर ऑप्शन वो हमारा सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है 3 नंबर प्रश्न, पाठ्यक्रम से शिक्षक को क्या लाभ होता है? शिक्षण सरल हो जाता है, शिक्षक को कक्षा में क्या पढ़ाना है उसका ज्ञान हो जाता है, शिक्षण रोचक हो जाता है, शिक्षक को विद्यालय में क्या कार्य करना है उसको ज्ञान हो जाता है। तो दोस्तों पाठ्यक्रम से शिक्षक को क्या लाभ होता है? तो पाठ्यक्रम से शिक्षक को कक्षा में क्या पढ़ाना है उसका ज्ञान हो जाता है। तो जो बी नंबर ऑप्शन है वो हमारा सही हो जाएगा कि पाठ्यक्रम से शिक्षक को पता चल जाता है कि इस विषय में क्या पढ़ाना है। और अगला प्रश्न है हमारा 4 नंबर प्रश्न, शरारती छात्रों के साथ शिक्षक का व्यवहार कैसा होना चाहिए? कठोर होना चाहिए, विनम्र किंतु दृढ़, तटस्थ या सहानुभूतिपूर्ण? तो दोस्तों जो शिक्षक है उसका शरारती बच्चों के प्रति कैसा व्यवहार होना चाहिए? शरारती बच्चों के प्रति शिक्षक का व्यवहार विनम्र होना चाहिए, विनम्र किंतु दृढ़। तो जो बी नंबर ऑप्शन है वो हमारा सही हो जाए। और अगला प्रश्न है 5 नंबर प्रश्न, आपके विचार से अच्छे शिक्षक का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? सभी धर्म व जाति वालों में समानता का व्यवहार करना, अपने जीवन को अधिक सुंदर व सुव्यवस्थित बनाना, सृजनात्मक सक्रियता में विश्वास रखना, जीवन के नए मूल्यों, नए विचारों व परिवर्तनों का स्वागत करना। तो दोस्तों जो अच्छे शिक्षक है उसका उद्देश्य होना चाहिए कि सृजनात्मक सक्रियता में विश्वास रखना। तो जो सी नंबर ऑप्शन है वो हमारा सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है 6 नंबर प्रश्न, पाठ्यक्रम निर्माण के लिए सिद्धांत है छात्र स्तर अनुसारण और विभिन्न विषयों से सह संबंध, अवकाश का सदुपयोग है इनमें से सभी। तो पाठ्य निर्माण के लिए सिद्धांत है वो है छात्रों के अनुसार होना चाहिए और विभिन्न विषयों से सह संबंध रखना चाहिए और अवकाश का सदुपयोग करना चाहिए। तो सभी जो ऑप्शन है वो हमारे सही हो जाएंगे। और अगला प्रश्न है 7 नंबर प्रश्न, अध्यापन हेतु किसी विधि का चयन करते समय शिक्षार्थियों की दृष्टि से जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण बिंदु ध्यान में रखना आवश्यक होता है वह है विद्यार्थियों की रुचि व उत्साह, विद्यार्थियों की शारीरिक व मानसिक परिपक्वता, आवश्यक साधनों एवं उपकरणों की उपलब्धि, आर्थिक एवं पारिवारिक पृष्ठभूमि। तो दोस्तों अध्यापन हेतु किसी विधि का चयन करते समय शिक्षार्थियों की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो बिंदु है वो कौन सा ध्यान में रखना चाहिए? तो विद्यार्थी की शारीरिक व मानसिक परिपक्वता किस प्रकार की है ये पॉइंट हमें ध्यान में रखना चाहिए, बी नंबर। तो जो बी नंबर ऑप्शन है वो हमारा सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है, वर्तमान पाठ्यक्रम का दोष क्या है? पुस्तकीय ज्ञान पर बल देना, विषयों में सह संबंध का अभाव, लचीलेपन का अभाव या इनमें से सभी। तो दोस्तों वर्तमान पाठ्यक्रम का जो दोष है वो पुस्तकीय ज्ञान पर अधिक बल दिया जा रहा है, विषयों में सह संबंध का अभाव है और लचीलेपन का भी अभाव है। तो जो सीन हमारा डी नंबर ऑप्शन है इनमें से सभी वो हमारा सही हो जाएगा। वर्तमान पाठ्यक्रम के ये सभी दोष हैं। और अगला प्रश्न है, माता पिता को अपनी संतान को बुद्धू, मूर्ख आदि नहीं कहना चाहिए क्योंकि बच्चे उन शब्दों को दोहरान करेंगे, वे अपने में से नवगुणों को ढूंढेंगे, उनमें अपशब्द भाषण की आदत पड़ेगी, इनमें से सभी। तो दोस्तों माता पिता को अपनी संतान को बुद्धू, मूर्ख आदि नहीं कहना चाहिए क्योंकि अगर वो इस प्रकार के शब्द बच्चों को कहेंगे तो बालकों में उन्हें दोहराने की आदत पड़ेगी, वे उन अवगुणों को अपने में से ढूंढेंगे और उनमें अपशब्द भाषण की आदत पड़ेगी। तो जो डी नंबर ऑप्शन है इनमें से सभी ये हमारा सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है, अवरुद्ध बालक वे होते हैं जिनमें शैक्षिक क्षमताओं का विकास नहीं हो पाता, जो माता पिता की अपेक्षा पर खरे नहीं उतरते, जो शिक्षकों की अपेक्षाएं पूरी नहीं करते, जो शिक्षा से लाभ उठाने में असमर्थ होते हैं। तो दोस्तों अवरुद्ध बालक वे होते हैं जो शिक्षा से लाभ उठाने में असमर्थ होते हैं। तो जो डी नंबर ऑप्शन है वो हमारा सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है, शिक्षक के आत्मविश्वास का छात्र पर क्या प्रभाव पड़ता है? वह प्रसन्न होता है, उसमें साहस और कार्य करने की इच्छा शक्ति जागृत होती है, उसे अपने वातावरण का ज्ञान हो जाता है, उसे सहानुभूति आ जाती है। तो शिक्षक के आत्मविश्वास पर छात्र का क्या प्रभाव पड़ता है? शिक्षक के आत्मविश्वास पर छात्र के अंतर्गत साहस और कार्य करने की जो इच्छा शक्ति है वो जागृत हो जाती है। तो 2 नंबर जो ऑप्शन है वो हमारा सही हो जाता है।
है कि शिक्षक के आत्मविश्वास का छात्र पर क्या प्रभाव पड़ता है। शिक्षक अगर अपने बात पर आत्मविश्वास रखता है तो उसमें साहस और कार्य करने की इच्छा शक्ति है वो विद्यार्थियों के अंतर्गत जागृत हो जाती है। और अगला प्रश्न है, विद्यालय में शिक्षक का प्रमुख कार्य क्या होता है। विद्यालय के अंतर्गत शिक्षक का प्रमुख कार्य क्या होता है। अध्यापन करना, भाषण देना होता है, बच्चों की देखरेख करना होता है, शिक्षण कार्य आयोजित करना होता है, या गृह कार्य जांचना होता है। तो दोस्तों विद्यालय में शिक्षक का जो प्रमुख कार्य होता है वो होता है शिक्षण कार्य आयोजित करवाना। तो जो सी नंबर ऑप्शन है वो हमारा सही हो जाएगा, शिक्षण कार्य आयोजित करवाना। और अगला प्रश्न है 13 नंबर प्रश्न, शिक्षण व्यवसाय में महिलाओं की अधिकता क्यों है। वे बच्चों के साथ अधिक धैर्यपूर्वक व्यवहार करती है, उनके लिए दूसरे व्यवसायों में अवसर की कमी है, वे कम वेतन पर भी काम करने के लिए तैयार रहती हैं, इस व्यवसाय में कम योग्यता की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों शिक्षण व्यवसाय है उसमें महिलाओं की अधिकता है क्योंकि वे बच्चों के साथ अधिक धैर्यपूर्वक व्यवहार करती है। तो जो 1 नंबर ऑप्शन है वो हमारा सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है, शिक्षक की योग्यता के निर्णय करने का अधिकार होता है। शिक्षक है उसकी योग्यता का निर्णय करने का अधिकार किन्हें होता है। अध्यापक की शैक्षिक योग्यता को, कक्षा के शिक्षण की प्रभावशीलता का, उसके पढ़ाए हुए छात्रों के परिणाम कैसा आता है, या फिर इनमें से सभी। तो दोस्तों शिक्षक की जो योग्यता है उसका निर्णय लेने का जो आधार होता है वो होता है अध्यापक की शैक्षिक योग्यता क्या है, अध्यापक का शिक्षण की प्रभावशीलता क्या है, उसके द्वारा पढ़ाए हुए छात्रों का जो अंक है वो कितने आते हैं, परिणाम कितना आते हैं। तो इनमें से जो डी नंबर ऑप्शन है इनमें से सभी वो सही हो जाएगा कि शिक्षक की योग्यता का निर्णय करने का आधार होता है उसकी शैक्षिक योग्यता, शिक्षण की प्रभावशीलता या उनके द्वारा पढ़ाए गए परिणाम। और अगला प्रश्न है 15 नंबर प्रश्न, शिक्षण व्यवसाय में प्रशिक्षण। शिक्षण व्यवसाय में शिक्षण की सफलता के लिए क्या महत्वपूर्ण है। समुदाय की प्रसन्नता, शिक्षक की कुशलता, शिक्षक की शैक्षिक योग्यता, प्राचार्य का सहयोग। शिक्षक व्यवसाय में शिक्षक की जो सफलता के लिए महत्वपूर्ण बात है वो है शिक्षक की कुशलता। शिक्षक अगर कुशल है तो शिक्षण व्यवसाय में शिक्षण की सफलता होगी शिक्षक की। तो बी नंबर ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दिवा स्वप्न देखने वाला प्रश्न रहता है क्यों। नियंत्रण से, तर्क से या कल्पनाशीलता से युक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों दिवा स्वप्न है उसका अर्थ होता है दिन में सपने देखना, यानी खुली आंखों से सपने देखना, सोचते रहना। तो दिवा स्वप्न देखने वाला खुश रहता है, वह कल्पनाशीलता से खुश रहता है। तो जो सी नंबर ऑप्शन है वो हमारा सही हो जाएगा क्योंकि वो कल्पना करता रहता है। और अगला प्रश्न है, विद्यालय में अंतर्राष्ट्रीय बंधुत्व की भावना के विकास की प्रक्रिया है। विद्यालयों में अंतर्राष्ट्रीय बंधुत्व की भावना का विकास कैसे किया जा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय बंधुत्व की भावना का विकास कैसे हो सकता है। पाठ्यक्रम से, सह शैक्षिक प्रवृत्तियों के द्वारा, कक्षा शिक्षण के विशेष अवसर द्वारा, या इनमें से सभी। तो विद्यालयों में अंतर्राष्ट्रीय बंधुत्व की भावना का विकास पाठ्यक्रम के द्वारा किया जा सकता है, सह शैक्षिक प्रवृत्तियों के द्वारा किया जा सकता है, और कक्षा शिक्षण के विशेष अवसर के द्वारा किया जा सकता है। तो इनमें जो डी नंबर ऑप्शन है हमारा इनमें से सभी ये हमारा सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है 18 नंबर प्रश्न, शिक्षण में तुलनात्मक अध्ययन के लिए उपयोगी क्या है। मानचित्र, रेखाचित्र, तालिकाएं एवं ग्राफ। तो शिक्षण में तुलनात्मक अध्ययन के लिए जो उपयोगी है वो हमारी तालिकाएं हैं। तो जो सी नंबर ऑप्शन है वो हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 19 नंबर प्रश्न, कक्षा शिक्षण में सर्वदृश्य सामग्री के प्रयोग का सबसे बड़ा लाभ क्या है कि छात्रों को पुस्तक के ज्ञान पर निर्भर नहीं रहना पड़ता, सीखना सरल और रोचक हो जाता है, छात्रों को कम अध्ययन करना पड़ता है, सीखने का सारा उत्तरदायित्व छात्र पर रहता है। तो कक्षा शिक्षण में सर्वदर्शी सामग्री के प्रयोग का सबसे बड़ा लाभ है कि सीखना सरल और रोचक हो जाता है यदि उसको बच्चे को दिखाया और सुनाया जाए, यानी प्रैक्टिकली उसको सिखाया जाए। तो बी नंबर जो ऑप्शन है वो हमारा सही हो जाएगा, सिखाना और सरल और रोचक हो जाता है। और अगला प्रश्न है 20 नंबर प्रश्न, निम्न में से शिक्षण का परंपरागत साधन क्या है। श्यामपट्ट है, पाठ्य पुस्तक है, कहानी है, या सभी है। तो दोस्तों जो परंपरागत शिक्षण का साधन है वो हमारा जो पाठ्य पुस्तक भी है, श्यामपट्ट भी है, कहानी है। तो जो सभी है डी नंबर ऑप्शन ये हमारा सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है, किशोरों में द्वंद्व उभरने का मुख्य कारण क्या होता है। जो किशोर बालक होते हैं उनमें द्वंद्व यानी आपस में छेड़खानी करने की जो आदत पड़ जाती है। द्वंद्व उभरने का मुख्य कारण क्या है। पीढ़ियों का अंतर, अवसरों की प्रतिकूलता, दिव्य स्वप्न या निराशा व निसहायता। तो दोस्तों किशोरों में द्वंद्व उभरने का जो मुख्य कारण होता है वो होता है अवसरों की प्रतिकूलता, जो अनुकूल अवसर है वो नहीं मिलते हैं। तो जो बी नंबर ऑप्शन है वो हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उपलब्धि प्राप्त विद्यार्थी सफलता का श्रेय जिसे देता है, भाग्य को, सहयोग को या योग्यता को, बाह्य कार्य को। जो विद्यार्थी उपलब्धि प्राप्त कर लेता है वह अपनी सफलता का श्रेय किसे देता है, तो वह अपनी सफलता का श्रेय अपनी योग्यता का देता है। तो सी नंबर ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। और 23 नंबर प्रश्न है, निम्न में से अच्छे अनुशासन का परिणाम मिलता है। अच्छे अनुशासन का परिणाम क्या मिलता है। प्रतियोगिता, स्वस्थ कर्तव्य निष्पादन, बैंत लगाना या निसंदेह
निरुद्देश्य गतिविधियां। तो अच्छे अनुशासन का जो परिणाम मिलता है वो स्वस्थ कर्तव्य निष्पादन का मिलता है। तो बी नंबर जो ऑप्शन है वो हमारा सही हो जाएगा, स्वस्थ कर्तव्य निष्पादन। और अगला प्रश्न है, एक शिक्षक जो छात्रों को चिंता मुक्त करना चाहता है होना चाहिए निर्णायक, होना चाहिए स्वीकार्य, स्वीकार्य निर्णायक। एक शिक्षक है जो बच्चों को चिंता मुक्त करना चाहता है, वह शिक्षक क्या होना चाहिए, निर्णायक होना चाहिए। तो जो ए नंबर ऑप्शन है वो हमारा सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है 25 नंबर प्रश्न, अपने द्वितीय जन्म दिवस पर दया का मोमबत्ती से हाथ जल गया था। अपने भाई को 8वें जन्मदिन पर उसे मोमबत्ती से दूर रहने के लिए कहती है। उसने यह जिससे सीखा था, प्रशिक्षण से, परिपक्वता से, शिक्षा से या प्रौढ़ता से। तो दोस्तों अपने द्वितीय जन्मदिन पर दया का मोमबत्ती से हाथ जल गया। उसने अपने भाई के 8वें जन्मदिन पर उसे मोमबत्ती से दूर रहने के लिए कहती है। उसने यह किससे सीखा था? तो उन्होंने यह शिक्षा से सीखा था कि जो उन्होंने अपने द्वितीय जन्मदिन पर मोमबत्ती पर हाथ लगाया तो उसका हाथ जल गया था। उन्होंने उससे शिक्षा ग्रहण की थी। तो सी नंबर जो ऑप्शन है वो हमारा सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है 26 नंबर प्रश्न, किस राज्य में सबसे अधिक पत्रिकाएं जनता को सूचना के लिए निकाली जाती है? उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, केरल या पंजाब? कौन सा राज्य है जिसमें सबसे अधिक पत्रिकाएं हैं वो जनता को सूचना के लिए निकाली जाती है? तमिलनाडु एक राज्य है जिसमें अधिक पत्रिकाएं हैं वो जनता को सूचना के लिए निकाली जाती है। तो बी नंबर ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 27 नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन सा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है? शिक्षण का मुख्य उद्देश्य कौन सा है? पाठ्यक्रम के अनुसार सूचनाएं प्रदान करना, छात्रों की चिंतन शक्ति का विकास करना, छात्रों को टिप्पणियां लिखवाना, छात्रों को परीक्षा के लिए तैयार करना। तो दोस्तों जो शिक्षण का जो मुख्य उद्देश्य है वो छात्रों की चिंतन शक्ति का विकास करना होता है। तो बी नंबर जो ऑप्शन है वो हमारा सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है 28 नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन सी शिक्षण विधि सबसे अच्छी है? व्याख्यान एवं श्रुति लेखन, संगोष्ठी, परियोजना और संगोष्ठी एवं श्रुति लेखन एवं दत्तकार्य। तो दोस्तों जो सबसे अच्छी शिक्षण विधि है वो संगोष्ठी एवं परियोजना विधि है। संगोष्ठी एवं परियोजना विधि के द्वारा अच्छा शिक्षण किया जा सकता है। तो बी नंबर जो ऑप्शन है वो हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 28 नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन सी शिक्षण विधि अच्छी है? व्याख्यान एवं श्रुति लेखन, संगोष्ठी। और अगला प्रश्न है, शिक्षकों को निम्न में से किस कथन पर अधिक विश्वास करना चाहिए? शिक्षकों को सबसे अधिक विश्वास कौन से कथन पर करना चाहिए? सभी छात्रों को विद्यालय में समान अधिकार मिलना चाहिए, छात्रों को शिक्षा के अलावा किसी और ध्यान नहीं देना चाहिए, छात्रों को अपने बाह्य व्यक्तित्व पर ध्यान नहीं देना चाहिए, शिक्षकों को अपने बाह्य व्यक्तित्व पर ध्यान नहीं देना चाहिए। तो दोस्तों शिक्षकों में से कौन से कथन पर सबसे अधिक विश्वास करना चाहिए कि सभी छात्रों को विद्यालय में समान अधिकार मिलना चाहिए। तो ये नंबर ऑप्शन है वो हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शिक्षक के दृष्टिकोण से छात्रों को, एक शिक्षक है उसके दृष्टिकोण से छात्रों को शिक्षक से बहस करने की अनुमति नहीं होनी चाहिए, अधिक सज संवर कराने की अनुमति नहीं होनी चाहिए, अधिक धन खर्च न करने की आज्ञा नहीं होनी चाहिए और खाली समय में गुट बनाकर बैठने की अनुमति नहीं होनी चाहिए। तो शिक्षक के दृष्टिकोण से अधिक धन खर्च न करने की जो आज्ञा है वो नहीं होनी चाहिए। तो जो सी नंबर ऑप्शन है वो हमारा सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी विशेषता अध्यापक से संबंधित नहीं है? विषय वस्तु की निपुणता, राजनीतिक नेताओं में सम्मान, छात्रों के साथ अच्छा तालमेल, प्रभावी मौखिक संचार। तो शिक्षक के लिए संबंधित क्या है? तो शिक्षक के विषय वस्तु की निपुणता होती है, शिक्षक के अंतर्गत छात्रों के साथ अच्छा तालमेल होता है, प्रभावी मौखिक संचार होता है। तो शिक्षक से संबंधित नहीं है वो है हमारा राजनीतिक नेताओं से सम्मान। तो बी नंबर जो ऑप्शन है वो हमारा सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है 32 नंबर प्रश्न, यदि शिक्षक कक्षा में शिक्षण के समय कोई गंभीर त्रुटि कर जाता है, यदि शिक्षक कक्षा में शिक्षण के समय कोई गंभीर त्रुटि कर जाता है तो उसे निम्नलिखित कार्य करना चाहिए। वह अपनी त्रुटि को तुरंत स्वीकार कर ले, वह इसे भुलाने का प्रयास करे, त्रुटि करे और भूल जाए, उसके प्रति अज्ञान बन जाए। तो दोस्तों अगर कोई शिक्षक है पढ़ाते वक्त कोई त्रुटि कर देता है, गलत चीज सिखा देता है, तो वह अपनी त्रुटि को तुरंत स्वीकार कर लेना चाहिए और उसे सही से बता देना चाहिए। तो ए नंबर जो ऑप्शन है वो हमारा सही हो जाएगा, उससे अपनी त्रुटि को तुरंत रूप से स्वीकार कर लेना चाहिए। और अगला प्रश्न है, कक्षा में स्वस्थ 33 नंबर प्रश्न, कक्षा में स्वस्थ अनुशासन के निर्माण के लिए निम्नलिखित में पर जोर देना चाहिए। छात्रों को दुर्व्यवहार करने से रोकना, छात्रों में स्वीकृत व्यवहारों को पुष्ट करना, छात्रों की उन आवश्यकताओं की पूर्ति करना जिनके फलस्वरूप दुर्व्यवहार की उत्पत्ति होती है। और डी नंबर ऑप्शन है हमारा, छात्रों को अनुशासन संबंधी नियमों के उल्लंघन की चेष्टाओं को नाकामयाब करना। तो दोस्तों कक्षा में स्वस्थ अनुशासन के निर्माण के लिए छात्रों में स्वीकृति व्यवहारों को पुष्ट करना चाहिए, जो स्वीकृत व्यवहार है उनको पुष्ट करना चाहिए छात्रों के अंतर्गत।
तो बी नंबर जो ऑप्शन है वो हमारा सही हो जाएगा। और अगला नंबर प्रश्न है 34 नंबर प्रश्न, शिक्षण का पहला चरण है पहले से योजना बनाना, पाठ्य सामग्री को सुसंगठित करना, विद्यार्थियों को बैकग्राउंड जानना और कोई नहीं। तो शिक्षण का पहला चरण कौन सा है? शिक्षण का पहला चरण है वो विद्यार्थियों का बैकग्राउंड जानना है। यानी विद्यार्थियों का बैकग्राउंड क्या है? तो जो सी नंबर ऑप्शन है वो हमारा सही हो जाएगा, शिक्षण का पहला चरण। और अगला प्रश्न है 35 नंबर प्रश्न, कक्षा में छात्र के व्यवहार को अनुशासित करने वाला प्राथमिक कारक क्या होना चाहिए? छात्रों की मित्र मंडली, शिक्षक प्रभुत्व, छात्र प्रेरणाएं, पुरस्कार, दंड प्रवृत्ति। तो कक्षा में छात्र के व्यवहार को अनुशासित करने वाला प्राथमिक कारक है वो छात्र प्रेरणाएं होनी चाहिए। छात्रों से प्रेरणाएं मिलनी चाहिए जिससे जो छात्रों के जो व्यवहार है उसको अनुशासित करने में कामयाब हो सकता है। और अगला प्रश्न है, शिक्षण की उत्तम प्रणाली वह है जिसमें प्रश्नोत्तर की आवश्यकता न पड़े, अध्यापक छात्रों से प्रश्न पूछे, छात्र अध्यापक से शंका समाधान करे और अध्यापक और छात्र दोनों प्रश्न पूछे। तो शिक्षण की जो उत्तम प्रणाली है वह है अध्यापक और छात्र दोनों ही प्रश्न पूछे, अध्यापक छात्र से और छात्र है वो अध्यापकों से प्रश्न पूछे। यानी शिक्षण की उत्तम प्रणाली यही है। तो डी नंबर जो ऑप्शन है वो हमारा सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है 37 नंबर प्रश्न, शिक्षणार्थ भ्रमण में आप बच्चों से क्या अपेक्षा करेंगे? अगर आप शिक्षक के रूप में है तो शिक्षणार्थ भ्रमण में आप बच्चों से क्या अपेक्षा करेंगे? बच्चे हर स्थान व वस्तु को ध्यान से देखें और उनके बारे में शिक्षक से प्रश्न करें। बच्चे चुपचाप सब कुछ देखें, शिक्षक से कोई प्रश्न ना करें। बच्चे यदि कुछ पूछना चाहें तो अपने प्रश्न को नोटबुक में लिख सकते हैं। और जो डी नंबर ऑप्शन है हमारा, बच्चे आनंद से घूमें, शिक्षक को भी आनंद से घूमने दें। तो शिक्षणार्थ भ्रमण में आप बच्चों से क्या अपेक्षा करेंगे? तो शिक्षणार्थ भ्रमण है उसमें बच्चे हर स्थान व वस्तु को ध्यान से देखें और उनके बारे में शिक्षक से प्रश्न करें। ये हमारा एजेंडा होना चाहिए। तो ए नंबर जो ऑप्शन है वो हमारा सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है 38 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से व्याख्यान विधि का पद नहीं है? तैयारी, प्रयोग, प्रस्तुतिकरण, मूल्यांकन। तो व्याख्यान विधि का पद कौन सा नहीं है? तो मूल्यांकन करना व्याख्यान विधि का पद नहीं है। तो डी नंबर ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। बाकी सब प्रयोग, प्रस्तुतिकरण और जो तैयारी है वो व्याख्यान विधि के अंतर्गत आते हैं। और अगला प्रश्न है, शिक्षा एक त्रिआयामी समन्वित रूप है क्योंकि इसका अंग होता है शिक्षक, होता है विद्यार्थी, पाठ्यक्रम या इनमें से सभी। शिक्षा त्रिआयामी समन्वित रूप है। इसमें जो शिक्षक होते हैं, विद्यार्थी होते हैं, पाठ्यक्रम होते हैं, ये तीनों जो चीजें हैं वो शामिल होती हैं, इसलिए त्रिआयामी समन्वित रूप है। तो डी नंबर जो ऑप्शन है वो हमारा सही हो जाएगा इनमें से सभी। और अगला प्रश्न है 40 नंबर प्रश्न, शैक्षिक प्रक्रिया के 3 प्रमुख अंग है, उद्देश्य, शिक्षक व मूल्यांकन, विद्यालय, समुदाय, सरकार। शिक्षण प्रक्रिया, मूल्यांकन व पाठ्यक्रम, उद्देश्य, अध्यापन या परिस्थिति या शिक्षार्थी। तो शैक्षिक प्रक्रिया के 3 प्रमुख अंग है वो शिक्षण प्रक्रिया, मूल्यांकन व पाठ्यक्रम है। तो जो सी नंबर ऑप्शन है वो हमारा सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है, शिक्षण की गुणवत्ता प्रदर्शित किससे होती है? कक्षा में छात्रों की उपस्थिति से, छात्रों के उत्तीर्ण प्रतिशत से, छात्रों के द्वारा पूछे गए प्रश्नों की गुणवत्ता से, कक्षा में शांति बनाए रखने की अवधि से। तो शिक्षण की गुणवत्ता कौन से कैसे प्रदर्शित होती है? तो शिक्षण की जो गुणवत्ता है वो छात्रों के द्वारा पूछे गए प्रश्नों की गुणवत्ता से होती है। कि इस शिक्षक की गुणवत्ता कैसी है? तो छात्रों के द्वारा पूछे गए प्रश्नों से उनकी गुणवत्ता की जांच होती है। और अगला प्रश्न है 42 नंबर प्रश्न, 10+2+3 शिक्षा योजना की संस्तुति की गई थी? कोठारी कमीशन द्वारा, मुदालिया कमीशन द्वारा, राधाकृष्णन कमीशन द्वारा या राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 द्वारा। तो 10 यानी 10वीं तक, उसके बाद में 12 तक और उसके बाद में बीए या बीएससी जो कुछ आता है 3 साल का कोर्स। तो ये है वो कोठारी कमीशन द्वारा किया गया। तो जो ए नंबर ऑप्शन है वो हमारा सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है, अनुसंधान हेतु सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण कौन सा है? अनुसंधान करने का अनुभव, संबंधित विषय में रुचि, अनुसंधान में रुचि, अनुसंधान की विधियों का ज्ञान। अनुसंधान हेतु सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो गुण है वो है संबंधित विषय में रुचि होना। तो जो बी नंबर ऑप्शन है वो हमारा सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है 44 नंबर प्रश्न, एचआरडी मंत्री कौन है? एचआरडी मंत्री कौन है? सचिन पायलट, प्रणब मुखर्जी और कुमारी सैलजा और कपिल सिब्बल। तो दोस्तों, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट जो मंत्री यानी मानव संसाधन विकास मंत्री है वो 2010 का पेपर था। तो इस 2010 के समय कपिल सिब्बल थे और जो वर्तमान में धर्मेंद्र प्रधान है। तो जो डी नंबर ऑप्शन है वो हमारा सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है, राजस्थान के उच्च शिक्षा मंत्री कौन थे?
उस समय यानी 2010 का पेपर था, तो उस समय राजस्थान के उच्च शिक्षा मंत्री कौन थे? अशोक गहलोत, घनश्याम तिवारी, शांति धारीवाल या जितेंद्र सिंह। तो उस समय राजस्थान के जो उच्च शिक्षा मंत्री थे वो जितेंद्र सिंह थे, तो डी नंबर ऑप्शन है वो हमारा सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है, कक्षा में पढ़ाते समय शिक्षक को ध्यान में रखना होगा कि वह श्यामपट्ट कार्य सुंदर, स्पष्ट तथा कलात्मक लिखाई में हो, श्यामपट्ट कार्य की विषय सामग्री महत्वपूर्ण हो, श्यामपट्ट कार्य विस्तार पूर्वक किया जाए, श्यामपट्ट कार्य संक्षेप में किया जाए। तो कक्षा में पढ़ाते समय शिक्षक को ध्यान में रखना चाहिए कि श्यामपट्ट कार्य की विषय सामग्री महत्वपूर्ण हो। तो जो 2 नंबर ऑप्शन है हमारा, श्यामपट्ट कार्य की विषय सामग्री है वो महत्वपूर्ण होना चाहिए, यह अध्यापक को ध्यान में रखना चाहिए। तो बी नंबर ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है 47 नंबर प्रश्न, आपके विचार में कौन सा गुण एक सफल अध्यापक के अंतर्गत होना के लिए अधिक आवश्यक है? समय की पाबंदी, कर्तव्यनिष्ठ होना या विषय वस्तु का समुचित ज्ञान होना, शक्ति से अनुशासन स्थापित करने वाला। तो जो विषय वस्तु का समुचित ज्ञान होने वाला शिक्षक है वो होना चाहिए। तो जो सी नंबर ऑप्शन है वो हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विद्यार्थी अध्यापक का सर्वाधिक आदर करेंगे यदि विद्यार्थी है वो सर्वाधिक आदर कैसे करेंगे? अध्यापक का वह अपने कार्य के प्रति निष्ठावान है, वह अनुशासन लागू करने में सफल है, वह विद्यार्थियों के साथ मित्रवत है, वह अपना प्रभुत्व दृढ़तापूर्वक प्रकट करता है। तो दोस्तों अगर शिक्षक अपने कार्य के प्रति निष्ठावान है तो विद्यार्थी स्वयं उसका जो आदर सम्मान करेंगे। तो जो 1 नंबर ऑप्शन है वो हमारा सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है 49 नंबर प्रश्न, आप अध्यापक बनना चाहते हैं, आप अध्यापक इसलिए बनना चाहते हैं? पैसा कमाने के लिए, छात्रों को नकल कराने के लिए, या विधायक बनने के लिए, या समाज को आदर्श एवं स्वस्थ जीवन प्रदान करने के लिए। तो दोस्तों अगर आप अध्यापक किस लिए बनना चाहते हैं तो अध्यापक है वो समाज को आदर्श एवं स्वस्थ जीवन प्रदान करने के लिए बनना चाहते हैं। तो जो डी नंबर ऑप्शन है वो हमारा सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है, शिक्षक बहुधा अपनी कक्षा का सामना नहीं कर पाते क्योंकि वे किसी बीमारी से ग्रस्त होते हैं, उसमें प्रशिक्षण की कमी होते हैं, उनमें आत्मविश्वास की कमी होती है, वे अपने पाठ को तैयार करके कक्षा में नहीं आते। शिक्षक बहुधा अपनी कक्षा को सामना नहीं कर पाते क्योंकि वे अपने पाठ को तैयार करके कक्षा में नहीं आते। तो डी नंबर जो ऑप्शन है वो हमारा सही हो जाए। ऐसा लगा और चैनल को सब्सक्राइब करना। तो दोस्तों इस प्रकार हमने राजस्थान BSTC 2010 का पेपर है उसका शिक्षण अभिरुचि का पाठ कर लिया है। इस प्रकार हम 2008 से लेकर 2021 तक के जो BSTC के सभी पेपर है वो हम करेंगे, जिसमें अलग अलग प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, शिक्षण अभिरुचि की, मानसिक योग्यता की, GK की सभी मिल जाएगी। तो दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना। थैंक्स फॉर द वॉचिंग वीडियो।